हेलो एवरीवन, आज के इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का यह क्लास पूरा देखने के बाद ईवीएस एसएसटी में आपको अलग से एक तिनका भी नहीं पढ़ना होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। चाहे आप यूपी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही सेलेक्टेड है, बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो में आपको क्रम से हर एक टॉपिक ईवीएस एसएसटी के, चाहे नदियाँ हो गई, पर्वत पहाड़, सागर महासागर, महाद्वीप, घास स्थल, जनजातियाँ, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, प्रमुख संगठन, झील, संविधान, सोलर सिस्टम, ठीक है, उसके बाद आपका नहर हो गया, सभी टॉपिक के कंप्लीट 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, और साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी भी मिलेगा हर एक टॉपिक का। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके थ्योरी भी मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं हर एक टॉपिक के क्रम से। सबसे पहले नदियाँ, पर्वत, पहाड़, घास स्थल, ऐसे क्रम से एक एक टॉपिक के हम एमसीक्यू करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो देखने के बाद खुद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब सब कुछ तैयार हो चुका है। नोट जरूर करते रहिएगा, तभी खुद के नोट से आप रिवीजन कर पाएंगे एग्जाम के 1-2 दिन पहले। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सही आंसर है प्रेयरी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत फटाफट करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है पढ़ने को। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। इस पे वैसे डिटेल में थ्योरी वाली वीडियो बता दी गई है, लेकिन ये एमसीक्यू करेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम कम बचे हुए हैं अभी। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के, तो सही आंसर हो जाएगा पंपास। ध्यान रखिएगा। और ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में घुमा फिरा के अक्सर पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? वेल्ड, कैंटरबरी, डाउन्स या पंपास? चौथे का सही आंसर हो जाएगा वेल्ड। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए, घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान से 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। और घास के मैदान पे कंप्लीट थ्योरी वाला वीडियो बना दिया गया है, आपने शायद पहले देख भी लिया होगा चैनल पे, लेकिन यहाँ आप चाहें तो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। 2 प्रकार के घास के मैदान से क्वेश्चन बनता है, पहला उष्ण कटिबंधीय और दूसरा हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और दोनों प्रकार के जो अलग अलग घास के मैदान हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या होता है? इस प्रकार के घास के मैदान का विस्तार दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखीय सदाबहार वनों तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है, ठीक। इस प्रकार के घास के मैदान का विस्तार सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप सही आंसर यहाँ हो जाएगा। इस थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इस प्रकार के घास के मैदान का विस्तार दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन द्वारा यह मैदान 2 भागों में विभक्त है। उत्तर का भाग लैनोस और दक्षिण का भाग कैंपास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एक मिनट से समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे इस वीडियो में जो भी देख रहे हैं आप। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, घास के मैदान का विस्तार जो है दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश से 66.5 अंश के मध्य है। इसका अधिकतर विस्तार यूरेशिया में। अब यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरेशिया में स्टेपी पूछा जाएगा, स्टेपी घास का स्थान, घास का मैदान कहाँ है? तो यूरेशिया सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टेपी कई बार पूछा भी गया है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप या कोई भी
SCRT किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए तैयारी आप कर रहे हो, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेपी यूरेशियम हो गया, जिसका विस्तार काला सागर से लेके अल्ताई पर्वत के लगभग 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में है। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है आप नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है, ध्यान दीजिएगा, शीतोष्ण घास का मैदान जो है उसको उत्तर अमेरिका में प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से, अफ्रीका में वेल्ड के नाम से और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। किसको? शीतोष्ण घास के मैदान को। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका नोट करने वाला चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान वही जो आपको मैंने बताया, यूरेशिया, स्टेपी, प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका, पंपास, दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड, अफ्रीका, डाउन्स में इसको डाउन्स कहाँ कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। ये नोट कर लीजिए आप, यही पूछा जाता है आपसे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। उसके बाद सवाना अफ्रीका, लैनोस अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, कैंपॉस दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी प्रदेश और कीसलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। घास के मैदान से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्न हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। ये 5-6 लाइन है। विश्व में मुख्यतः 2 तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। विश्व में मुख्यतः 2 तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक, सबसे चौड़ा घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली लंबी घास को हाथी घास कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि एलिफेंट ग्रास या हाथी घास, ठीक है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सवाना क्षेत्र में के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर से भी अधिक हो जाती है। एक प्रकार का घास है, हाथी घास बोलते हैं उसको। भूमध्य सागर में सबसे नज़दीक स्थित घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ग्रेट प्लेन में स्थित घास के मैदान को प्रेयरी घास के मैदान के नाम से हम जानते हैं। अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान पंपास घास के मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अल्फा एक बहुत ही मतलब रेयर कह सकते हैं घास है, और इससे होम्योपैथिक या अंग्रेजी बहुत सारे मेडिसिन बनाने में काम आता है। इसका काम क्या होता है? एनर्जी देना। ठीक है, अल्फा। चलिए, खिलाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद अगला है कंगारू सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया स्थित डाउन्स घास के मैदान में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में स्थित पंपास घास के मैदान अनाज और सूअर का उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रेयरी गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। दुनिया की रोटी का टोकरी भी इसको कहा जाता है। किसको? उत्तरी अमेरिका में जो प्रेयरी है, तो प्रेयरी को क्या कहा जाता है? दुनिया की रोटी का टोकरी। ध्यान रखिएगा, ये घास के मैदान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब फिर से MCQ पे वापस आ जाते हैं हम। तो चौथे का सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के भूमि को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। जो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, MCQ फटाफट हम कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 प्रेयरी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। और MCQ क्वेश्चन को अगर आप नोट कर रहे हैं तो 1 लाइनर के रूप में नोट किया करिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 पेंडंग है क्या है? पेंडंग क्या है? अमेजन की सहायक नदी है, ऑस्ट्रेलिया की एक झील है, या फिर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ध्यान रखिएगा, पेंडंग एक प्रकार का। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना जो है नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? 8वें का सही आंसर है श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो थ्योरी में छूट भी गया था वो MCQ के माध्यम से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 तो लानोस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं,
अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। कैंपोस, पंपास, सवाना या स्टेपी। कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी कि कंपोस और सवाना। बी ऑप्शन सही है। कंपोस और सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और एक छोटा सा और चीज़, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मैंने इस किताब में ये चीज़ पढ़ा था या ऐसे पढ़ा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ तैयार किए गए हैं एनसीईआरटी का सहारा लिया गया है। जिस क्वेश्चन पे भी कन्फ्यूजन था तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का सहारा लिया गया कि उसमें कौन सा आंसर सही था, या एनसीईआरटी के बेस्ड पे ही ये तैयार हुआ है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैंपोस और सवाना। बाकी पंपास और स्टेपी क्या है, यह है शीतोष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, किस क्षेत्र के चारागाह को विल्ड कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। 11वें का सही आंसर है डी, दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। चारागाह मतलब वही घास स्थल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब हमने घास स्थल कंप्लीट कर लिया है, अब हम झीलों पर आ गए हैं, नदियों पर आएंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 12, कैस्पियन सागर। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी इस वीडियो को बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो आगे देखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको किसी भी वीडियो में लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस पीडीएफ को बनाने में कम से कम 12 से 15 घंटे का समय लगा है। बहुत ही ज़्यादा, 2 से 3 दिन में तैयार किया गया है, बहुत ही अधिक स्टडी करने के बाद। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये चीज़। कर भला तो हो भला, ये चीज़ हमेशा काम करता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। 13 का सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील 14, तो बैकाल। ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ शामिल कर दिया गया है। विश्व की सर्वाधिक लौड़ी झील कौन सी है, ठीक है, तो वान झील। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वान झील सबसे अधिक लौड़ी झील। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ भी है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील 16, तो टिकटिका। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है 17, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। लौड़ी झील हो गया, वो अलग क्वेश्चन है। खारे पानी की झील आपको बताना है। मीठा पानी, खारा पानी आपने सुना होगा। 17 का सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, खारे पानी की झील। आगे देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। 18 का सही आंसर हो जाएगा, आपने थोड़ी देर पहले भी देखा, टिकटिका। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्टोरिया झील स्थित है। विक्टोरिया झील 19, तो डी, पूर्वी अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील स्थित है। अगला देखिए 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। नहीं है पूछा गया है, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। जब भी क्वेश्चन में नहीं वर्ड आए उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। 20वें का सही आंसर हो जाएगा बैकाल सागर। ध्यान रखिएगा, खारे पानी की झील बैकाल सागर नहीं है। बाकी कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक और वान झीलें क्या है, खारे पानी की झील है। चलिए बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 21वां का सही आंसर है फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। 22वां क्वेश्चन, सही आंसर है तुर्की। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वान झील,
यह है तुर्की में। यहाँ एक चीज़ सुधार कर लीजिएगा, यहाँ खारे पानी का के जगह यहाँ पे सर्वाधिक, ठीक है, लवणता वाला झील जो है उसके बारे में कहा जा रहा है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वान झील, यह किस देश में है? तो तुर्की में सही आंसर है, तुर्की सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न 23 हमारे सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 23वां प्रश्न सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील, ध्यान रखिएगा। सभी बहुत ही सिलेक्टेड हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 24 का सही आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? अगला देखिए 25, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा एंजिल, ध्यान रखिएगा, एंजिल सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कहाँ है? वेनेजुएला में है एंजिल। चलिए 26 देखिए, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंजिल जलप्रपात से रिलेटेड ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। कैरोनी सही आंसर हो जाएगा सी, एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे 27, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 27वें का सही आंसर हो जाएगा जैरे। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैरे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 28वें का सही आंसर है कांगो, स्टेनली जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 29 का सही आंसर हो जाएगा सी, सेंट लॉरेंस। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी, डी ऑप्शन सही है। 31 देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? 31 सही आंसर है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, बी ऑप्शन सही है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। हमने झील पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद घास स्थल पढ़ लिया, बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं आगे भी आप। अब महासागरों को क्रम से हम देखेंगे। तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। नहर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 32 देखिए, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ठीक है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? 32 का सही आंसर है बी, कोलोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा स्थित है? ये तो हो गया आपका 32 वाला क्वेश्चन, उत्तरी सिरा कोलोन हो गया। अब दक्षिणी सिरा पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पनामा, ध्यान रखिएगा, पनामा ही सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी सिरे की बात करें तो पनामा। 33 हो गया। 34 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है तो स्वेज नहर, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 35 देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सागर से भी क्वेश्चन आता है और महासागर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सागर महासागर दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। 35 का सही आंसर ए है, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पत्तन यानी कि ध्यान दीजिएगा, पत्तन मतलब बंदरगाह, जहाँ पे समुद्र या नदियों द्वारा जो जहाज़ों से सामान लाया जाता है, यहीं स्टोर किया जाता है, यहीं उतारा जाता है बंदरगाह पे, वही पत्तन होता है।
तो स्वेज नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? 36 का सही आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद। ध्यान रखिएगा, पोर्ट सईद। अगला है स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो स्वेज ही सही आंसर हो जाएगा 37 क्वेश्चन का। और यही था आपका पीछे भी जो पनामा हमने पढ़ा। ठीक है, तो जब भी दक्षिणी सिरे का बात किया जाएगा स्वेज नहर या पनामा का, तो उस पत्तन का नाम स्वेज या पनामा ही होगा। 37 का ये सही हो गया। 38 देखिए, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? आया हुआ क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला है कील नहर जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है? 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। क्वेश्चन यही आया हुआ था कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम, तो कील सागर, सॉरी कील नहर। ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन नंबर 40, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में है? 40, तो सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं विश्व के कुल। ठीक है, और सातों महाद्वीप का जो क्रम है यह पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है कि जो महाद्वीपों का सही क्रम है बताइए, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में। तो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, क्रम भी पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, घटते क्रम में नोट करिए। तो सबसे पहले क्या है? एशिया। ठीक, एशिया सबसे पहले हो गया। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, पहले पे एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। ये महाद्वीपों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। छठवें नंबर पर आता है अपना यूरोप। ठीक है, और सातवें नंबर पर आखिरी में सबसे आता है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न यहां से यही बनता है कि सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अपना एशिया हो जाएगा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे पर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है 7वें नंबर पर। ये चीज़ याद जरूर रखिएगा, और इसको याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन बिना ट्रिक के भी आप याद रख सकते हैं चाहें तो। अगर एक दो बार आप इसको पढ़ते हैं, नोट करते हैं, तो याद हो जाता है। ऐसे ही महासागरों के बारे में भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, PAISA। ठीक है, यह मेरा बनाया हुआ ट्रिक नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं से मुझे मिला, आपके लिए उपयोगी लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। महासागरों को कैसे याद रखा जा सकता है? महासागरों से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 100% ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पी से क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, पी से हो जाएगा प्रशांत महासागर। 5 महासागर हैं कुल। प्रशांत महासागर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आपका अटलांटिक महासागर है। तो पी से हो गया प्रशांत, ए से हो गया अटलांटिक। ठीक, उसके बाद आई से क्या होगा? तीसरे नंबर का जो है आई से हो जाएगा इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। उसके बाद चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका यस, PAIS। एस से क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, दक्षिणी महासागर, साउथ हो गया। ठीक है, दक्षिणी महासागर, यस से साउथ यानी कि दक्षिणी महासागर। पांचवें नंबर का जो आपका आखिरी हो गया ये हो गया आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो पैसा से आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, प्रशांत सबसे बड़ा, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, संसार का सबसे बड़ा
महाद्वीप कौन सा है? 42वां क्वेश्चन। तो एशिया, सभी को पता है अपना एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे कम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में बताया, ऑस्ट्रेलिया सबसे कम। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 44 का सही आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका बर्फ जमे रहने के कारण, ठीक है, साल भर सफ़ेद कलर का ही दिखता है, सफ़ेद रंग का ही दिखता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 45 देखिए, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 45 सही आंसर है यूरोप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है 46, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, DSSB में GS GK का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। 46 सही आंसर है ए, आपका एशिया, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 47 सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? 48 डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कमी के कारण उसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, 48 का सही आंसर। अगला देखेंगे 49, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 49 सही आंसर इसका है आपका एशिया। चलिए आगे बढ़ेंगे 50वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखिएगा। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 51 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? 52 क्वेश्चन 52 का दक्षिण अमेरिका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, दक्षिण अमेरिका। अगला देखते हैं क्वेश्चन 53, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 53 का आपका डी, अंटार्कटिका। और किस महासागर को एस अक्षर की तरह जाना जाता है? किस महासागर, ये तो महाद्वीप हो गया, अब महासागर आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि किस महासागर का जो आकार है एस आकार, अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है। यहाँ पे महाद्वीप है तो महाद्वीप सही आंसर अंटार्कटिक हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किस महासागर का आकार एस आकृति का है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। महाद्वीप महासागर जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको बताया गया था ये चीज़। अगला है 54, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा सभी गोलार्धों में है? किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? 54 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, सभी गोलार्धों में अफ्रीका महाद्वीप। 55 सही आंसर इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? ठीक है, यानी कि बर्फ से ढका रहता है। 55 सही आंसर है अंटार्कटिक, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है, अंटार्कटिक को। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी टेट, शिक्षक भर्ती या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। 56 इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? लंबी दरार, ठीक है, 57 का सही आंसर है अफ्रीका। सबसे लंबी दरार घाटी जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में है।
अगला है 58। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है उसका क्या नाम है? 58 का सही है, ठीक है, माउंट मैकिनले। सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। माउंट मैकिनले कहाँ पर स्थित है? यह पर्वत चोटी स्थित है उत्तरी अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों का गणित विषय बहुत अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना होता है कि यूपी टेट में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट गणित को छोड़कर जो बचते हैं उसमें इतना स्ट्रांग खुद को कर लीजिए कि सभी चारों सब्जेक्ट में 27-28 नंबर कम से कम आपके आएँ। और यह जो मैराथन क्लास है ईवीएस में गारंटी के साथ आपको 27-28 नंबर कम से कम दिलवाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप सभी लोग। और इसके बाद यहाँ पे जो आपको टोटल लगभग 150 समथिंग, 150 से ज़्यादा कॉन्टिन्यू आपको क्रम से मिल रहा है, घास स्थल, नदी, नदियाँ, पठार, ठीक है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, D++ यूपी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा मैं, आप पढ़ेंगे। इसके बाद मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी लगभग 150 मिक्स क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। तो कम से कम आप 300 प्लस लगभग 400 क्वेश्चन आप एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। और इन 400 एमसीक्यू के अलावा थ्योरी भी इसमें बहुत कुछ है, वो भी आगे आप पढ़ेंगे। तो कुल मिला के एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। तो अगला देखते हैं 59। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? उत्तरी का आपको पता चल गया, दक्षिणी देखिए 59। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, माउंट एकांकगुआ, ठीक है, एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का 60वां। सही आंसर इसका हो जाएगा माउंट किलीमंजारो। इसका नाम आपने कई बार देखा होगा, एग्जाम में आया हुआ। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, क्वेश्चन नंबर 61 डी सही है इसका, माउंट विंसन मैसिव, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, डी ऑप्शन सही है। 62 देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अपने एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूरे विश्व में फेमस है, सभी लोग जानते हैं। 62 इसका सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट, ठीक है। और नेपाली भाषा में सागरमाथा हिमालय को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ आप। सागरमाथा ये भी एग्जाम में सी टेट वगैरह में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी आ सकता है। सागरमाथा नेपाली भाषा में। अगला देखते हैं, रोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। रोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर 63। सही आंसर हो जाएगा इसका एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। सी ऑप्शन सही है 63, क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर 64। सही आंसर है कोस्युमोको, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे 65। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील 65 विक्टोरिया। अगला है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 66 कैस्पियन। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 67 तो आयर, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो आयर। 68 क्वेश्चन नंबर 68, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 68 का सही आंसर सुपीरियर झील। क्वेश्चन ये भी देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तो क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ जाए कि सुपीरियर झील कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है 69 का सही आंसर है ओल्गा। क्वेश्चन नंबर 70, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी ये है नील नदी, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी वैसे नील नदी ही है,
लेकिन ये कहाँ प्रवाहित होती है? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी 71 सही आंसर है, मरले डार्लिंग। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया में 72 देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 72 क्वेश्चन, अमेजन नदी। आप सभी ने सुना होगा, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। और नील नदी कहाँ पे थी? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, 70वें क्वेश्चन का नील नदी हो जाएगा, और यहाँ पे अमेजन हो जाएगा 72 का, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में। 73 देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी 73, तो मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी एक आइसक्रीम का फ्लेवर भी आता है, मिसिसिपी मड करके, और ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। 73 का ए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर वगैरह सभी, जो कर्क रेखा, मकर रेखा, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसमें। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है 75, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। 76 देखते हैं, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? 76, तो यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, ध्यान रखिएगा। 77 देखते हैं, 77 किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अंटार्कटिका में, साल भर बर्फ से ढका रहता है, अंटार्कटिक महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। 78 विश्व में मैदानों की सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? मैदानों का यानी कि जो समतल स्थल हैं उनका विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? 78 सही आंसर है, यूरोप। मैदानी भाग का सर्वाधिक विस्तार यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में। अगला है 79, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 79, तो अफ्रीका। डी ऑप्शन सही है, पठारी महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अगला है दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? 80, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है अंटार्कटिका। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका, डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ेंगे 81 की तरफ, यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो आल्प्स, ध्यान रखिएगा, आल्प्स क्या है? यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? 82 सही आंसर है, अफ्रीका। अगला है 83, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? 83 सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल आप सभी को पता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल 85 का सही आंसर हो जाएगा, थार, दक्षिण एशिया का। अगला है 86, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? 86 गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया सही आंसर हो जाएगा, सी इसका, 86 का। अगला है अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल जजीरा भी है या फिर गेजीरा है, एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, रुकिए मैं देख के आपको बता देता हूँ कि अल जजीरा, ठीक है, कहीं पे अल जजीरा या अल गेजीरा लिखा होगा, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अल गेजीरा ही सही है, माफ़ करिएगा, अल गेजीरा ही सही है, ठीक है, अल गेजीरा। 87 का सही सही आंसर हो जाएगा सूडान। ये जो आपके सामने 300 क्वेश्चन लाए गए हैं, 300 क्वेश्चन कम से कम
1200-1300 क्वेश्चन में से छांट के लाए गए हैं जो आपके सुपर टेट शिक्षक भर्ती टाइप के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतना क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 1200-1300 क्वेश्चन 2 दिन में देखना, फिर उसमें से 200-300 छांटना, ठीक है, एक बड़ी बात होती है। लेकिन आपके सामने सिर्फ दूध का कह सकते हैं मक्खन 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 आपके सामने मैंने रखा है, ताकि कम समय में आप पढ़कर यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य परीक्षाओं में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। चूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? 88, तो पेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको आपके सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती, अभी तो यूपी टेट का मैराथन चल रहा है, फिर सी टेट का, सुपर टेट का, सबका मैराथन क्लास मिलेगा। इसलिए अपने टारगेट टीचर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक आपने नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगला है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल 89, सही आंसर है चाइना। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? 90, तो बोत्सवाना। बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल। 91 देखिए, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, टुंड्रा। ठीक है, विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है कौन सा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 92 क्वेश्चन का डी, मोजेब मरुस्थल मेक्सिको में नहीं है। ठीक है, मोजेब कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, नोट कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका मोजेब। और बाकी अटाकामा कहाँ है? उत्तरी चिली में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, मोजेब कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ और मरुस्थल हैं, आप देख लीजिए इसको भी एक बार, और सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे सहारा मरुस्थल आता है, उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, उसके बाद लिवियाना मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, ये भी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तो सही क्रम भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4-5 ऑप्शन, और आपको सही क्रम बताना होगा। तो कम से कम 5-6 सही क्रम आपको याद होने ही चाहिए। और देखिए कुछ लोग क्या है, ऊपर ऊपर का मक्खन पढ़ के जाएंगे, सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ लोग क्या है, दुनिया भर की वो सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शिक्षक भर्ती का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करके आप तैयारी करेंगे, जब ही कम समय में बेहतरीन आप तैयारी कर पाएंगे। तो डिटेल में पढ़िए जब लंबा समय आपके पास है, साल भर, 1.5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का। लेकिन जब 1 महीना 1.5 महीना बचा है, तो बहुत ही ध्यान से पैटर्न को ध्यान में रखकर आप तैयारी किया करिए, और उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर ही यह वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, सहारा मरुस्थल पहले, दूसरा लिबियाना, ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट विक्टोरिया, अटाकामा। ये कहाँ पे है? सहारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, ये भी उत्तरी अफ्रीका में है। दोनों पहले और दूसरे दोनों नंबर के उत्तरी अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर का ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे है, अटाकामा हो गया। उसका पेंटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना में है। सीरियन मरुस्थल आया हुआ है एग्जाम में, अरब में है। ठीक है, कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है। अरब रेगिस्तान मरुस्थल अरब में है। गोबी मरुस्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम में, मंगोलिया में है। उसके बाद कालाहारी एग्जाम में पूछा गया, बोत्सवाना में है। उसके बाद यहाँ पे ताकला माकन देख लीजिए, चाइना, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही एमसीक्यू क्वेश्चन में। उसके बाद है अगला आपके सामने, अरुंता मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, और मोजो मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो यहाँ पे था। चलिए, ये आपके इतने एमसीक्यू हो गए, बहुत सारा कुछ तैयार हो गया होगा अभी तक आपका। और सबसे अच्छी बात है, एक क्रम से आपने चीज़ों को पढ़ा, एक क्रम से आप पर्वत, पठार, सागर, महासागर, घास स्थल, ठीक है, जलप्रपात, उसके बाद आपका झील हो गया, ये सब आपने पढ़ा। अब थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं। एमसीक्यू कर लिया, अब थोड़े थ्योरी पढ़ लेते हैं, नहीं तो एमसीक्यू पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाएंगे। अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो हम पढ़ते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन अगर वीडियो में आपने देखा है और उसको नोट भी किया है, तो एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप फटाक से सही आंसर कर पाएंगे। अभी लगभग हमने 100 एमसीक्यू कर लिया है। ठीक है, अभी लगभग 150-200 एमसीक्यू और बचे हुए हैं। ठीक है,
तो अभी थ्योरी देख लेते हैं। प्रमुख दिवस से क्वेश्चन आता है, प्रमुख संगठन वन्य जीव अभयारण्य, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम वन्य जीव अभयारण्य को देख लेते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य में अंतर होता है, और वह अंतर क्या होता है सबसे पहले वह हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर होता है, तो ध्यान से देखिएगा, चाहे तो नोट भी कर लीजिए आप। वन्य जीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजातियां आधारित संरक्षित क्षेत्र होता है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, जबकि राष्ट्रीय पार्क जो होता है इसका गठन विशेष प्रकार की शरणास्थली के रूप में संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो आपका टाइगर रिजर्व वगैरह होता है उसको वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, जहाँ पे कहीं पे शेर है, कहीं पे गैंडा है, कहीं पे टाइगर रिजर्व है, ये सब क्या है वन्य जीव अभयारण्य है विशेष प्रकार के प्रजाति के लिए। आगे देखिए, अर्थात इस विशेष शरणास्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क में किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती, यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए भी अनुमति नहीं दिया जाता। कहाँ? राष्ट्रीय पार्क में, ध्यान रखिएगा। जबकि वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं मानव गतिविधियों के लिए इसमें अनुमति होती है। वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों के लिए इसमें अनुमति होती है। एक वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें अलग अलग ऑप्शन थे। अगला है, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। आगे है, वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं और यहाँ पे जो है ये परिवर्तन होता रहता है समय समय पे, इसलिए जब भी एग्जाम आप देने जाएं हो सकता है 1-2 दिन पहले ही परिवर्तन कर दिया जाए, भले ही आपका पेपर पहले बना हुआ है। ठीक है, इसलिए कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो भी चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है, हमेशा बदलती रहती हैं, वह एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख के जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन पहले ही बदला हो। जबकि अभयारण्यों की संख्या 531 है कुल। आगे देखते हैं, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। सबसे पहले राजस्थान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवला देवी नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल कौन सा है, तो राजस्थान का केवला देवी नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो पन्ना। उसके बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है पालपुर कुन्नो नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। अब देखिए गुजरात में, देखिए गुजरात का गिर कई बार एग्जाम में आया है, बहुत फेमस है। गुजरात का गिर नेशनल पार्क कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालवपुर कूनो अभयारण्य में बसाने को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, एमपी में है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश में भी है, नामदफा और पखुई, ये दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अब इनमें ये भी देख लीजिए, एग्जाम में ये भी आता है, उत्तर प्रदेश का कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है, तो चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और लखीमपुर खीरी में दुधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झारखंड में बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क है। उसके बाद अपना है मणिपुर में केबुल, ठीक है। लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में है, केबुल लामजाओ, ध्यान रखिएगा। अगला है सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्किम में है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, इंदिरा गांधी, इसको अन्नामलाई कहते हैं, ठीक है, अन्नामलाई, ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है। नेल्लई कहाँ है? ये सब तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं। उसके बाद उड़ीसा का देख लीजिए, सिमली बड़ा फेमस है। उसके बाद अपना हो गया भीतर कनिका, उसके बाद नंद कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, ये सभी उड़ीसा में है। चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील सेंचुरी। उसके बाद मिजोरम में डाम्फा है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम, एकमात्र जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, हंगुल पाए जाते हैं एकमात्र कहाँ? दाची ग्राम नेशनल पार्क में, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। हैमिस हाई, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हैमिस हाई है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल में सुंदर वन है और बुक्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुंदर वन। असम में देखिए मानस नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए ये भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। मानस असम में है। नामेरी असम में है। राजीव गांधी ओरांग, ये भी असम में है। डिब्रूगढ़, ठीक है, ये कहाँ है? ये भी असम में है। तो यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा काजीरंगा के बारे में, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो फेमस है, असम में है, या पूछा गया है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सभी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कुछ नया अगर पूछेगा तो अंडमान निकोबार से पूछा जा सकता है। सैंडिल पीक, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, राष्ट्रीय पार्क। कैंपबेल ये आपका अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, ये सभी अंडमान निकोबार में है, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य 96। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा पूछे तो साउथ बटन सबसे छोटा अंडमान निकोबार में। गुजरात में गिर है, ठीक है, मैरीन है कच्छ की खाड़ी में। गिर किसके लिए फेमस है? आप सभी को पता है। उसके बाद उत्तराखंड में देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, इसका पूरा नाम हैली नेशनल पार्क था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे अच्छा आपको कहाँ वीडियो मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैनल पे आपको मिलेगा, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मेहनत है तब सफल होगा जब आप सच में 27-28 नंबर एग्जाम में लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे कि सर सच में हुआ, मैराथन वीडियो बहुत अच्छा था। और यही मेहनत इसीलिए किया भी गया है आपके लिए। स्कूल से आने के बाद जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से बस यही होता है, मोटिवेशन मिलता है। कम से कम 2000 लाइक इस वीडियो पे कम से कम अगर आ गए तो मैं मान लूँगा कि वीडियो सफल हो गया। वैसे देखने को इस वीडियो को 10-15 हज़ार 20 हज़ार ज़्यादा लोग देखेंगे कम से कम। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूरा नाम हैली नेशनल पार्क था। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जितने भी नेशनल पार्क हमने पढ़ा। और अंडमान निकोबार वाला यहीं से आ सकता है इस बार। छत्तीसगढ़ देखिए कांगेर घाटी, कांगेर वैली, इंद्रावती नेशनल पार्क। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, साइंस, ठीक है, जो बेसिक साइंस है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो बेसिक साइंस भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, इंद्रावती। चलिए केरल में कौन कौन सा है फेमस? साइलेंट वैली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पेरियार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार नेशनल पार्क। उसके बाद अन्ना मुदाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम, उसके बाद परम्बिकुलम, उसके बाद इदुक्की। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? केरल में है।
और इनको याद करने का आप नोट कर लीजिए, याद आप अपने खुद के ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के याद रख सकते हैं, कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, इसको कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। अगर मुझे याद रखना हो इस चीज़ को ट्रिक से, तो मैं ऐसे याद रखूंगा कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बाकी सभी राज्यों में तो बहुत बोलती है, लेकिन केरल में जाकर साइलेंट हो जाती है। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। मैं मतलब इस तरह से याद रखता हूँ चीज़ों को, आप अपना तरीका बना सकते हैं। बस एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि चीज़ों को जोड़कर स्टोरी के रूप में याद रखिए, कभी जीवन में भूल जाए तो बताइएगा। कर्नाटक में है बांदीपुर, उसके बाद नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में ही है। गोवा में बहुत इंपॉर्टेंट, सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पक्षी अभयारण्य और नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतवाद सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्हीं के नाम से गोवा में यह पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई है। मेघालय राज्य में नोक्रेक नेशनल पार्क है। विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं, ठीक है, विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो देखिए, संगठन जो है विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूएन इसके नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना वर्ष इसका क्या है? 24 अक्टूबर 1945। शुरुआत में इसमें 50 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल 193 सदस्य हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला संगठन आपके सामने है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संगठन, यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है नैरोबी में, केन्या का एक शहर है नैरोबी, ठीक है। और स्थापना वर्ष क्या है? 5 जून 1972 है। अगला संगठन एशियाई विकास बैंक, एडीबी, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है करंट अफेयर्स वगैरह में। मनीला में है इसका मुख्यालय। अगला संगठन यूनिसेफ है, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, अमेरिका में इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। अगला संगठन विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षक भर्ती के लिए, जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। अगला संगठन हमारे सामने है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मैक्सिमम संगठन जो है उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा में ही है। अगला संगठन है रेड क्रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, ठीक है, ये जेनेवा में है। इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। लगभग 80%, 60% जो है, ठीक है, 60 से 80% जो संगठन है उसका मुख्यालय जेनेवा में ही है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, इसका मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, विश्व बैंक का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला जो संगठन आपके सामने है यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस में। सार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में, नेपाल, काठमांडू में इसका मुख्यालय है, सार्क देशों का, सार्क संगठन का। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? का एमसीक्यू क्वेश्चन 30 होंगे लगभग, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, जो टॉपिक अभी जस्ट हमने पढ़ा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला जो है
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अप्रैल 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक योजना शुरू की थी, की घोषणा की थी। अगला देखिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? गोवा में है। चलिए, अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। कमेंट बॉक्स में बिना देखे बताइए आप लोग, ठीक है? जो लोग नोट कर रहे होंगे उनको जरूर याद होगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? कान्हा किसली, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राज्य टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को। अगला है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। 2 से 3 बार अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। अगला आपके सामने है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट। 11वां क्वेश्चन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। 12वां, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन है, विश्व का सबसे बड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चाइना है। और हो सकता है भारत इसको भी पीछे छोड़ दे कुछ समय में। वीडियो बनाते बनाते भी छोड़ दिया होगा भारत ने चाइना को पीछे, तो भी कोई ठीक नहीं है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था? भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था? 1992 में। अगला देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट आया हुआ है। दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच जो करार हुआ है, समझौता हुआ है, किस नाम से उसको हम जानते हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से उसको हम जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन समझौते से। जो दोनों हैं, ये ऊपर वाला प्रश्न कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो समझौता हुआ है उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो समझौता हुआ है उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और ओजोन समझौता जो हुआ है उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक है। भूमिगत जल, ध्यान रखिएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने का, ठीक है। नहीं तो मैं चाहूँ तो सबसे पहले 4 ऑप्शन पढ़ूँ, फिर 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद थोड़ा देर रुकूँ, फिर आपको बताऊँ, तो वीडियो क्या है बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो आप उतना ही, ठीक है। और वीडियो लंबा होने से बस टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं मिलता। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में तटरेखा से लगे राज्य कितने हैं? तो 9। भारत में तटरेखा से लगे जो राज्य हैं कुल 9 हैं। कौन कौन से हैं? नोट कर लीजिए। भारत में जो तटरेखा से लगे कुल 9 राज्य हैं। पहला इसमें है गुजरात, ठीक, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर है यहाँ महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है गोवा। चौथे नंबर पर है कर्नाटक। 5वें नंबर पर है अपना केरल। 6वें नंबर पर है तमिलनाडु, ठीक। 7वें नंबर पर अपना है आंध्र प्रदेश, ठीक। 8वें नंबर पर आपका आ जाएगा उड़ीसा, और 9वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। देखिए यह चीज़ बहुत पहले शिक्षक भर्ती के टाइम पढ़ा हुआ था मैंने 2018 में, अभी तक याद है। क्यों? क्योंकि इसको ट्रिक के थ्रू मैंने याद किया था। और ट्रिक के थ्रू, ट्रिक ऐसा नहीं कि दूसरे से सीखना होगा, दूसरे कोई बताएगा तब हम ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक हम खुद बना सकते हैं, बैठेंगे सोचेंगे उसके बारे में। अगर आप बैठेंगे सोचेंगे कि कैसे ट्रिक बनाएं, इसका क्या क्या हो सकता है, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ट्रिक बने ना बने, क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसलिए ट्रिक बनाइए, सोचिए क्वेश्चन के बारे में। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा आपका हो गया कर्नाटक, 5वां केरल, 6 नंबर पे तमिलनाडु, 7वें पे है आंध्र प्रदेश, 8वें पे उड़ीसा, 9वें पे है पश्चिम बंगाल। कुल तटरेखा से लगे राज्य 9 हैं, ठीक। और उसके बाद 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश है तटरेखा वाले, दूसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। तीसरे नंबर पर आपका हो गया पुदुचेरी, और चौथे नंबर पर आपका हो गया दमन द्वीप, ठीक है। ये 4 हैं कुल, और 9 हैं राज्य, तटीय राज्य 9 हैं, और केंद्र शासित राज्य जो है 4 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कावेरी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी है। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। चलिए यहाँ पे 30 हमने एमसीक्यू और कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे। ये सभी जो एमसीक्यू 30 अभी जस्ट आपने किए हैं, इसमें से एक एक क्वेश्चन सभी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है ईवीएस के अंतर्गत, ठीक है। देखिए अगर आप कंप्लीट सुपर टैट या यूपी टैट के कंप्लीट जैसे नोट्स आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स तैयार करके रखे गए हैं 14 विषयों के सुपर टैट के। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, एक छोटी सी फीस पे करके 499। साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा सुपर टैट के, जिसमें एग्जाम होने तक, सुपर टैट का एग्जाम जब तक हो नहीं जाएगा, यस टैट का एग्जाम आपका
ठीक है। तब तक उस ग्रुप में बहुत से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह एग्जाम होने तक मिलता रहेगा इसी 499 फीस को पे करने के बाद। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कैसे फीस पे करना है, कैसे नोट्स आपको मिलेगा, सब डिटेल आपको बता दिया जाएगा। पीडीएफ के रूप में सभी कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे नोट्स आप मैराथन में पढ़ रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे सभी सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। और 199 फीस पे करके इसी नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो यूपी टेट के कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद बेसिक साइंस, ठीक है। अभी आगे पढ़ना कौन कौन सा बाकी रह गया है, विज्ञान बाकी है, ठीक। तो विज्ञान हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद संविधान पढ़ना बाकी है अभी, ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम वगैरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, यानी कि सौरमंडल से जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और भी देखते हैं क्या बचा हुआ है। इसके अलावा जो भी कुछ बचा हुआ है सब कुछ आप आगे इसी पीडीएफ में सब तैयार बना हुआ है, आगे आप पढ़ते जाएंगे। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए माना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फूलों की घाटी उत्तराखंड, ये सभी आपने वैसे एमसीक्यू में भी देख लिए हैं, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, एक बार फटाफट और देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, दूधराज या शाहबकुला बुलबुल, सॉरी। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के लिए सबसे पहले नामित किया गया, कान्हा किसली, ठीक। उसके बाद टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर निवास करता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अगला है जैव विविधता की दृष्टि से भारत की सबसे धनी स्थल पश्चिमी घाट है। ये सब एमसीक्यू में हमने वैसे कर लिया, चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी आप चाहें तो एक सरसरी निगाह से इसको देख सकते हैं फिर से। इसी तरह से मैं आपको नोट करने के लिए बोलता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से वन लाइनर के रूप में। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ वीडियो लगभग 1 घंटे के समथिंग का हो गया होगा। ये वन लाइनर जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड वन लाइनर हैं। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में है, केरल में है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, तो 26। अगला है, वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है, 32। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 103। अब देखिए, 103 पहले थे लेकिन वर्तमान समय में 105 हो गए हैं, ठीक। अब 105 हुए हैं तो कौन से 2 नए बढ़े हैं इसमें, तो ये चीज़ ध्यान देने वाला है। तो दिहांग पटकाई राष्ट्रीय अभयारण्य और रायमोना नेशनल पार्क नोट कर लीजिए। जो 2 बढ़े हैं, कहाँ पे बढ़े हैं, ये 2 असम राज्य में बढ़े हैं। असम में जो 2 बढ़े हैं, पहला हो गया आपका दिहांग पटकाई राष्ट्रीय विहार, दिहांग पटकाई। उसके बाद दूसरा जो बढ़ा है वो है अपना रायमोना, ठीक, रायमोना नेशनल पार्क। चलिए, तो यानी कि अभी 105 टोटल हो गए, पहले 103 थे, ध्यान रखिएगा। तो 103 आप कट कर सकते हैं चाहें तो, या एक सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे 103 इसलिए लिखा गया था कि जो 2 बढ़े हुए हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि लेटेस्ट में बढ़े हैं। तो दिहांग पटकाई और रायमोना, ये जो 2 बढ़े हैं, कहाँ बढ़े हैं, असम में बढ़े हैं। चलिए, तो कुल 105 सही टिक करिएगा। अगर 105 ऑप्शन में नहीं होगा तब 103 करिएगा आप। अगला देखिए, भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी अपडेट करने की ज़रूरत है। ये कुल 40 हो गए हैं वर्तमान समय में, और कौन कौन से 36 के बाद कौन से 4 बढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो याद रखिएगा, पहला जो है 37वां कह सकते हैं इसको, पहला नहीं 37वां जो है, चलिए नोट कर लीजिए आप कि पहले 36 थे,
37वें नंबर का जो है वो कौन सा है? 37वें नंबर का है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक को क्या किया गया? हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक, नोट कर लीजिए, विक्टोरियन गोथिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कब? 2018 में। उसके बाद देखिए 2019 में शामिल किया गया था 38वें नंबर का हेरिटेज साइट। तो कौन सा है? जयपुर शहर को शामिल किया गया है। ठीक, जयपुर शहर को। उसके बाद 39वें नंबर का है जो 2021 में, ठीक है, 2021 में 29वें नंबर का 39वें नंबर का कालेश्वर रामप्पा मंदिर। ठीक, रामप्पा मंदिर। और 40वां और आखिरी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की लिस्ट में वो है धोलावीरा, गुजरात में। धोलावीरा, गुजरात। ठीक, गुजरात में है। 40वें नंबर का 2021 में शामिल किया गया। 2020 में कोई भी शामिल नहीं किया गया था। तो कुल अभी वर्तमान समय में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की लिस्ट में? 40 हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा 40वें नंबर का है, कौन सा हाल ही में शामिल किया गया है, या सबसे आखिरी जो हेरिटेज साइट है 40 की लिस्ट में कौन सा है, तो धोलावीरा गुजरात में है। ठीक, चलिए मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ एकदम कंप्लीट। ऐसा नहीं होगा कि आप पुराने डाटा को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नया अपडेटेड अभी तक का जो है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितने हैं, ठीक है, तो कुल कितने हैं वर्तमान समय में? अभी कुल वर्तमान समय में 40 हो गए हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि वर्तमान समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कुल कितनी हो गई है? 40। और सबसे आखिरी में किसको जोड़ा गया है 2021 में यूनेस्को की धरोहर में? तो धोलावीरा, नोट कर लीजिए, धोलावीरा। धोलावीरा 40वें नंबर का है, 2021 में शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो अभी वर्तमान समय में कुल कितने हो गए हैं? 40 हो गए हैं। 2018 में आपका 37वें नंबर का जो था, 37वें नंबर पर जोड़ा गया था मुंबई के विक्टोरियन गोथिक को। ठीक है, उसके बाद 38वें नंबर पर जयपुर शहर को, 39वें पे कालेश्वर का जो रामप्पा मंदिर है उसको, और 40वें नंबर पर किसको? धोलावीरा। तो 40वें नंबर पर धोलावीरा शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल कितने हैं? 40 हैं। ठीक, और सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है यूनेस्को की लिस्ट में? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। कुल कितने हैं महाराष्ट्र में? 5 यूनेस्को साइट हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुल आप नोट कर लीजिए 40, यहाँ पे आप कुल नोट कर लीजिए 105 अपडेटेड अभी के फिलहाल के जो हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल 12 बजे नेक्स्ट मैराथन क्लास में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जहाँ पे मैं हूँ अभी नेपाल बॉर्डर पे, जहाँ मेरी पोस्टिंग है, यहाँ पे अगर बहुत 1 घंटे का वीडियो, समझ लीजिए 1 घंटे का वीडियो अपलोड करने में कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्पीड यहाँ नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कल के क्लास के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को, टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल 12 बजे इसके नेक्स्ट पार्ट में 12 बजे। ठीक, यह 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आधा से अधिक आज हमने पढ़ लिया है। कल जो चीज़ें बची हुई हैं कल हम कर लेंगे, और कुछ एमसीक्यू बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 100 एमसीक्यू हमने क्रम से शुरू में पढ़ा है, उसी का अगला पार्ट 100 एमसीक्यू और बचा हुआ है, तो कल उसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल 12 बजे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।